ये अपनी जिद, हट और राजनीतिक दंभ के कारण राष्ट्रपति के पद का सम्मान नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान के तथाकथित हितैषी ये भूल जाते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 50 बार आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, 100 बात की एक बात, जब भी कांग्रेस नेताओं को सत्ता और संविधान में से एक को चुनना था तो उन्होंने सबसे पहले सत्ता को चुना है, संविधान को। मैं यहां पर अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं की मैं जरूर यहां पर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे कार्यकाल की हैं जब मैं वहां अध्यक्ष था। 6 दिसंबर 1992 को मैं श्री कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री था। दोपहर 11:30 बजे अयोध्या में एक विवादित ढांचा के गुंबद में आंशिक क्षति पहुंचने की जानकारी मिली और जब 3-4 घंटे के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि वहां ढांचे में भारी तोड़फोड़ हो चुकी है, तो शाम 5 बजे श्री कल्याण सिंह जी की सरकार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। अध्यक्ष महोदय, आपका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस्तीफा दे दिया कल्याण सिंह ने, परंतु सभापति महोदय, आश्चर्य की बात है कि पूर्ण बहुमत की सरकार का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया और कुछ घंटे के बाद बर्खास्तगी का आदेश कर दिया गया। यह संवैधानिक व्यवस्था के दुरुपयोग का पहला उदाहरण मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखा है। सभापति महोदय, मैं तो सिर्फ अपने द्वारा अनुभव किए गए कुछ प्रयोग बतलाना चाहता हूं। 22 अक्टूबर 1997 को मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था। श्री कल्याण सिंह जी हमारी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे। हमने अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित कर दिया था। विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने सरकार के बहुमत सिद्ध होने का निर्णय भी सुना दिया था, किंतु फिर भी विपक्षी दल एक झुंड बनाकर, जिसमें हमारे कांग्रेस के मित्र थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पास गए और राज्यपाल ने यह कह दिया, उन्हें लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जबकि हम बहुमत सिद्ध कर चुके, अर्थात विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के बाद भी किसी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और रात में ही कैबिनेट ने बर्खास्तगी का निर्णय लेकर अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया। सभापति महोदय, मुझे याद है कि उस समय मेरे साथ रात्रि में 12 बजे वहां चल के हम सभी विधायक अगले दिन राष्ट्रपति भवन के बाहर देश के मीडिया के सामने 240 विधायकों की संख्या के साथ हम वहां पर मौजूद थे। उस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा 425 की होती थी। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और दलित समाज से आने वाले देश के पहले राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायण का, जिन्होंने इस अन्याय को देखते हुए अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए उस समय कांग्रेस सरकार की कैबिनेट की संस्कृति को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। समाचार पत्रों ने उस समय जो शीर्षक दिया था, राष्ट्रपति महोदय के फैसले के बाद जो शीर्षक दिया था समाचार पत्रों ने अपनी खबरों का, प्रेसिडेंट स्टेप्स इन टू सेव डेमोक्रेसी। राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा और यह भी मेरा स्वयं का अनुभव किया हुआ है। 22 फरवरी 1998 देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। अचानक हमारे गठबंधन के कुछ विधायक समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल बगैर सरकार को बहुमत साबित करने का मौका दिए हमारी सरकार को बर्खास्त करके दूसरे मुख्यमंत्री को शपथ दिला देते हैं। और उससे और उससे अब क्या करें, क्या वो एक डिसिप्लिन सोल्जर और उसमें कांग्रेस में थे और उससे निरंतर उनको बाद में एहसास हुआ होगा कि हमसे हमारी पार्टी ने गलत काम करा दिया, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया। तब अध्यक्ष महोदय और उससे तुरंत बहुमत साबित करने के लिए भी नहीं कहते। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, अध्यक्ष महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत के संवैधानिक इतिहास का एक अभूतपूर्व निर्णय दिया कि 24 घंटे में शक्ति परीक्षण होगा और सदन में 2 मुख्यमंत्री रहेंगे। आपने ऐसा कभी सुना नहीं होगा।
और जो बहुमत पाएगा वही मुख्यमंत्री माना जाएगा। सभापति महोदय, ये दोनों घटनाएं भारत के संवैधानिक इतिहास की यात्रा में एक काला अध्याय जरूर हैं, परंतु संविधान कैसे लोकतंत्र को बचा सकता है उस दृष्टि से ये अंधेरे में प्रकाश स्तंभ की तरह। हम सबसे बड़े दल के रूप में थे, हम और जदयू चुनाव पूर्व सबसे बड़े गठबंधन थे। इसके बावजूद हमारे पास बहुमत था, परंतु हमें सरकार बनाने नहीं दी जा रही थी। जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया तो पहली बार झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल और तत्कालीन केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन जैसी बात कही थी। यह झारखंड की घटना है जिसका मैं यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं। उसके विस्तार में मैं अध्यक्ष महोदय नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संसदीय और संवैधानिक इतिहास में यदि मील के पत्थर गिनाना चाहूं तो 1995 में जब जनेवा में, मैं प्रतिपक्ष का ध्यान विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। 1995 में जब जनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ प्रस्ताव ला रहा था, उस समय कांग्रेस की तत्कालीन सरकार से कश्मीर मुद्दे पर घनघोर विरोध के बावजूद तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष हम सबके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए नरसिम्हा राव सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए जनेवा गए और विदेश की धरती पर सारा श्रेय नरसिम्हा राव जी की सरकार को दिया था, हमारे लीडर अपोजिशन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। और भारत की धरती पर आकर फिर भारत वहां विदेश में तो जाकर उन्होंने सरकार का, केंद्रीय सरकार का समर्थन किया था, लेकिन भारत की धरती पर आकर उन्होंने सरकार का फिर से मुखर विरोध किया। सभापति महोदय, आज जब मैं देखता हूं कि हमारे कई नेता विदेश की धरती पर जाकर भारत के बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं, तो हमें यह घटना एक कहानी जैसी लगती है अध्यक्ष महोदय। परंतु परिपक्व विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जा सकती है, इसे भी सभी दलों को समझना चाहिए। और मैं घटना और याद दिलाना चाहता हूं, 1996 में अटल जी की 13 दिन की सरकार थी। यह सदन की कार्रवाई को टेलीविजन के द्वारा सीधा प्रसारण करने का फैसला यदि किसी ने जब किया गया था, तो उसमें अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इसकी पहल की थी। अध्यक्ष महोदय, 100 बात की एक बात, जब भी कांग्रेस के नेताओं को सत्ता और संविधान में से एक को चुनना था तो उन्होंने हमेशा ये सत्ता को चुना। अध्यक्ष महोदय, संविधान के आर्टिकल 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू while defending the introduction of the हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव करते हुए उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी। 1954 में संसद में कहा कि मैं ये नहीं समझता कि वर्तमान परिस्थिति में सही समय है भारत के लिए, मेरे लिए, कि हम इसको आगे बढ़ाएं। ऐसा लगता है कि 41 वर्षों के बाद में जो शासक हैं वो अनुच्छेद 54 को उठाना नहीं चाहते और ये 1949 में पड़ा। सरकार ने आई और चली गई, वो अब तक असफल रही है यूनिफाइड पर्सनल लॉ बनाने में पूरे भारतीयों के लिए, सभी भारतीयों के लिए। इसके दो कारण हैं, वो बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले किया गया है वो हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध किया गया है। 80% नागरिक हैं वो कोडिफाइड पर्सनल लॉ में लाया गया है। इसके लिए कोई तर्क नहीं है। जो भी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों के लिए भारत में लागू करना क्या संभव होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कांग्रेस क्या ही लाती, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी पूरी तरह से नकार दिया। अध्यक्ष महोदय, आप याद कीजिए साहबानो केस, जो कि भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय था। मैं उसे ऐतिहासिक कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिला साहबानों के पक्ष में फैसला सुनाया था और इस फैसले के जरिए
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने की वह हकदार हैं, यह कहा था। और अध्यक्ष महोदय, लेकिन तुष्टीकरण के रास्ते चलते हुए तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाकर इस जजमेंट को ही पलट दिया। इसलिए जब कांग्रेस के लोग जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, लेकिन हमारे नेता विरोधी दल जब मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं तो हंसी आती है। अध्यक्ष महोदय, 75 वर्षों के बाद आज हमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति 75 वर्षों के बाद आज हमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक फिर से दोहराना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान भारतवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम साबित हुआ है। यह बात मैं दावे के साथ कहता हूं। जैसा प्रारंभ में ही मैंने कहा था अध्यक्ष महोदय, आज संसद पर हमले हुए की लगभग बरसी है, तो आज मैं अपेक्षा करता हूं कि संविधान ने जो अधिकार सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को दिए हैं, उसका वैसा दुरुपयोग कभी नहीं कि हमले के मास्टरमाइंड को क्षमादान प्रकरण पर 7 साल तक वो लंबित रहे। आज तक ऐसी कोई कल्पना नहीं की जाती। मैं समझता हूं संकल्प लेना चाहिए कि राष्ट्रीय रक्षा के मुद्दों पर संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कभी न हो, यह संसद को सुनिश्चित करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम अपने संविधान के 75 साल पूरे होने के साक्षी बने, तो हमें अधिकारों से एक कदम आगे बढ़कर अध्यक्ष महोदय अपने कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संस्कृति में धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसको कोई नकार नहीं सकता। धर्म के अनेकों अर्थ हैं अध्यक्ष महोदय। मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में सजदा करना, यही धर्म नहीं है। धर्म के अनेकों अर्थ हैं, पर इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कर्तव्य, सबसे महत्वपूर्ण है वह कर्तव्य है। हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म का अर्थ मूलतः कर्तव्य ही है। धर्म शब्द यह ऋग्वेद में 56 बार आता है, 56 टाइम, और लगभग सभी स्थान पर इसका उपयोग कर्तव्य के अर्थ और संदर्भ में ही किया गया है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, भारत की संस्कृति में उसके धर्म, मूल्य, इतिहास सभी में कर्तव्यों के निर्वहन की बातें की गई। अध्यक्ष महोदय, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतंत्र में उसका संविधान ही उसका सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज या यूं कहूं सैक्रेड डॉक्यूमेंट माना जाता है। यही कारण है कि सर्वोच्च पदों पर बैठे सभी व्यक्तियों को इस संविधान में मौजूद शपथ को पद ग्रहण करने से पहले दोहराना पड़ता है। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा कि आपके ही समक्ष यह शपथ लेनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, यह केवल कुछ शब्द नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र की अंतरात्मा है। यह एक संवैधानिक दायित्व होने के साथ साथ एक नैतिक दायित्व भी है। और यह अक्सर कहा जाता है कि भारत विविधता का देश है। भारत विभिन्न धर्मों, विश्वासों, मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं का देश है। लेकिन इस जीवंत विविधता के बीच जो हमें एक सूत्र में बांधता है अध्यक्ष महोदय, वह है हमारा संविधान। अध्यक्ष महोदय, यहां में ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी बहुचर्चित किताब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन में लिखा है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में राष्ट्र के आदर्शों और उसे प्राप्त करने के लिए इंस्टीट्यूशन और प्रोसीजर दोनों को एक समान महत्व दिया है। जिन आदर्शों को उन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया वे हैं राष्ट्रीय एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने इन्हें प्राप्त करने के लिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का रास्ता अपनाया, पर उनके जेहन में एक बात पूरी तरह से साफ थी, यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन केवल संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थानों का उपयोग करते हुए लोकतांत्रिक भावना के साथ लाया जाए, यह उनकी मंशा थी। ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी किताब में एक महत्वपूर्ण बात लिखी है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा।
वो बात यह थी कि संविधान निर्माताओं को यह विश्वास था कि सामाजिक एकता, सामाजिक क्रांति और लोकतंत्र को अलग अलग हासिल नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह एक सीमलेस वेब के 3 अलग अलग स्ट्रैंड हैं। And I would like to quote Adhyaksh Mahoday, without national unity, democracy would be endangered and there could be a little progress towards social and economic reform. And without democracy and reform, the nation would not hold together. And with these 3 strands, the framers had अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान ने हमेशा नागरिक और राज्य, व्यक्ति और समाज के बीच एक हार्मोनियस बैलेंस बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक प्रसिद्ध ज्यूरिस्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए जॉन मार्शल ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड फॉर। संविधान आने वाली पीढ़ियों के लिए है, सदियों के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसका जो कोर्स एक जैसा नहीं हो सकता। सदियों के लिए होती है, मगर उसकी यात्रा चुनौतीपूर्ण होती है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माता आजादी के आंदोलनों से प्रेरित थे, ये हम सभी जानते हैं। वे सभी दूरदर्शी थे, लेकिन भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों और उनके समाधानों को संविधान में सम्मिलित करना संभव नहीं था, किसी भी सूरत में संभव नहीं था। पिछले 7.5 दशकों में संविधान को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है अध्यक्ष महोदय, पर हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे संविधान की स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस है कि हम उन सभी चुनौतियों का सामना पूरी दृढ़ता से कर पाए हैं। पिछले 75 वर्षों में अध्यक्ष महोदय ऐसे कई अवसर आए हैं जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसलों के माध्यम से लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की है और वह लोकतंत्र को मजबूत किया है। और इन सभी ऐतिहासिक फैसलों के पीछे जो आदर्श, सोच और मापदंड थे, वे सभी हमारे संविधान में निहित हैं। और भारतीय संविधान वह आदर्श था अध्यक्ष महोदय जिसके माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यह अस्तित्व में आया था। यह एक चार्टर था अध्यक्ष महोदय जिसने एक प्राचीन सभ्यता को आधुनिकता और बड़े सामाजिक और आर्थिक सुधार के मार्ग पर इसने अग्रसर किया। और पिछले 75 वर्षों से हमारा संविधान इस भूमिका को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभा रहा है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 75 सालों में संविधान की मूल भावना से ही प्रेरणा लेते हुए हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया, पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित किया, संघीय संरचना को मजबूत किया और लोगों को मौलिक अधिकारों की रक्षा की है। अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मेरा मानना है कि इन सभी निर्णयों के पीछे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे वो हमारे संवैधानिक निर्माताओं के आदर्श और दृष्टिकोण थे जो भारत के संविधान में ही निहित है। भारत का संविधान 7 दशकों से अधिक समय से न सिर्फ शानदार तरीके से भारत का संविधान काम कर रहा है, बल्कि तमाम झंझावातों को झेलने के बाद भी साल दर साल ये हमारा संविधान मजबूत होता जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और मेरा मानना है इसकी बड़ी वजह थी इसके सबसे बड़ी वजह थी इसमें निहित कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा की 4 नवंबर 1949 को अपने भाषण में इसी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पर विचार रखते हुए प्रसिद्ध विचारक जॉर्ज ग्रोट को कोट करते हुए कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी वाज द इनसेपरेबल। तो संवैधानिक नैतिकता थी वो बिल्कुल भी अलग नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे भारतीय संविधान को इस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से रेखांकित करने के लिए हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य के प्रति आभारी होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 से ठीक एक दिन पहले डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में एक भाषण दिया था जिसे द ग्रामर ऑफ एनॉर्की स्पीच के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने उसमें कहा था, मुझे लगता है, अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मुझे लगता है कि कोई संविधान कितना भी अच्छा हो वह बुरा बन सकता है अगर जिन लोगों पर उसे चलाने की जिम्मेदारी है वो अच्छे न हों। उसी तरह कोई संविधान कितना भी बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है अगर उसे चलाने वाले लोगों की भूमिका सकारात्मक हो।
ये राजनीति का चरित्र है। राजनीति का चरित्र है, जैसे व्यक्तियों के हाथों में जाती है वैसी बन जाती है। राम के हाथों में जाती है तो भक्त बन जाती है, कृष्ण के हाथों में जाती है तो युक्ति बन जाती है, आजाद भगत सिंह अशफाकुल्लाह खां जैसे हाथों के में जाती है तो मुक्ति बन जाती है। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा कही गई अध्यक्ष महोदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी के बीच रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि बाय इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता से हमने ये बात खो दिया कि हम ब्रिटिश को आरोप नहीं लगा सकते कुछ गलत हो रहा है। फिर मैं इसकी पुनरावृत्ति करता हूँ कि स्वतंत्रता के रूप में हम अंग्रेजों पर आरोप लगाने की स्वतंत्रता खो देंगे। अब अगर कुछ भी गलत होती है तो हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, खुद के सिवा। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए अध्यक्ष महोदय, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। हमारा संविधान सबसे उत्कृष्ट दिमागों की एक कड़ी मेहनत और दृष्टि का परिणाम है। हमारा संविधान हर मामले में एक महान दस्तावेज है अध्यक्ष महोदय। ये हमारे फाउंडिंग फादर्स और फाउंडिंग मदर्स का हम सभी के लिए सबसे बड़ा उपहार है अध्यक्ष। अब ये हमारा कर्तव्य है कि ये सुनिश्चित करें कि हम संविधान की पवित्रता को किसी भी सूरत में भंग न होने दें और यह संवैधानिक यात्रा अनवरत जारी रहे, इसके लिए पूरी शक्ति से काम करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, गौरव की अनुभूति करते हुए कर सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, संविधान की पवित्रता को किसी भी सूरत में अध्यक्ष महोदय भंग नहीं होने। और यह कर्तव्य हमारे किसी भी अन्य दायित्व से बड़ा होना चाहिए। यह कर्तव्य किसी भी अन्य दायित्व से बड़ा होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता hूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय संविधान। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा।